नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने वाराणसी संसदीय सीट से मुस्लिम उम्मीदवार उतार करके एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी के खिलाफ ध्रुवीकरण का प्रयास किया है, वहीं सबसे ज्यादा जोरदार झटका ये कांग्रेस को दिया है उन्होंने। वही कांग्रेस जिसने इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल करने के लिए पुरजोर कोशिश की थी और ये तर्क दिया था कि मायावती अगर गठबंधन में शामिल होती हैं तो इससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छी तरह से समझने वाले और पिछले कुछ सालों में मायावती से झटका खाने वाले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसके लिए कतई तैयार नहीं हुए। कांग्रेस के अंदरूनी खेमे से बार बार यह कोशिश की जाती रही कि बसपा को गठबंधन का हिस्सा बना दिया जाए, लेकिन मायावती ने भी ये कह दिया था कि वो अब की बार एकला चलेंगी, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि वो शुरुआती दौर में उन्होंने ये भी बयान दिया था कि राजनीति में कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। मामला ले दे करके जस का तस जहां का तहां टिका रह गया और मायावती ने अपने दम पर चुनाव लड़ने की ये घोषणा की और उसकी रणनीति के तहत ही वो जहां तहां अपने टिकट प्रत्याशी उतार भी रही हैं। उसी क्रम में उन्होंने वाराणसी से अतहर जमाल लाई को अपना कैंडिडेट बनाया है। अतहर जमाल लाई वही हैं, बनारस के रहने वाले हैं। एक बात और भी है कि अतहर जमाल लाई का अंसारी परिवार से भी बहुत निकट का संबंध रहा है। वो अफजाल अंसारी के काफी घनिष्ठ मित्रों में से माने जाते हैं। वो कौमी एकता दल के सदस्य भी रह चुके हैं और कौमी एकता दल से वो बनारस में ही 1993 में 91 में 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अभी हाल ही में जब बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो उसके बाद वो मातम पुरसी करने के लिए गाजीपुर भी गए, मुख्तार अंसारी के घर भी गए, उनके परिवारजनों से मिलकर के अपनी शोक संवेदना भी प्रकट की। आपको बता दूं कि इसके पहले लारी जी 1980 से राजनीति में सक्रिय माने जाते हैं। उन्होंने 2004 में और 1984 में 2 बार बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़ा। यहां एक चीज और आपको बता दूं कि ये मायावती ने वाराणसी संसदीय सीट से पहली बार किसी मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा हो ऐसा नहीं है। इसके पहले भी वो इसी सीट से 2009 में मुख्तार अंसारी को लोकसभा टिकट दे चुकी हैं। वो तब एक रोचक मुकाबला हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के एक तर्रार राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाने वाले डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के मुकाबले मुख्तार अंसारी जेल से चुनाव लड़ रहे थे। और वो बात अगर 2009 की करें तो उसमें उस चुनाव में मुख्तार अंसारी ने डॉक्टर जोशी को कड़ी टक्कर दी थी। वो तो मतदान के अंतिम दौर में हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के चलते डॉक्टर जोशी जीत पाए। तब उस चुनाव में डॉक्टर जोशी को 2,03,122 मत मिले थे, जबकि जेल में रहते हुए चुनाव लड़ने वाले मुख्तार अंसारी को 1,85,911 वोट मिले थे। उसी साल भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले अजय राय को 1,23,874 वोट मिले थे, जबकि 2004 में वाराणसी संसदीय सीट से
कांग्रेस के टिकट पर अपना परचम लहराने वाले डॉक्टर राजेश मिश्रा महज 66,386 मत पाकर के चौथे स्थान पर रहे थे। वहीं अपना दल के विजय प्रकाश को 65,912 मत मिला था। आपको डॉक्टर जोशी वो मुकाबला महज 17,211 मतों से ही जीत पाए थे। समीकरणों की बात करें तो कांग्रेस के डॉक्टर राजेश मिश्रा ने मुस्लिम मतों में कुछ सेंध लगाने की जरूर कोशिश की थी। वहीं अजय राय ने स्थानीय होने के चलते जो डॉक्टर जोशी के वोट बैंक में काफी हद तक सेंधमारी भी की थी। बावजूद इसके हिंदू मतों के ध्रुवीकरण ने डॉक्टर जोशी को जीत दिलाई थी। वैसे 12वें से 16वें चक्र की मतगणना के दौरान डॉक्टर जोशी और मुख्तार के बीच मतों का फासला महज 4,000 का रह गया था, लेकिन उसके बाद जोशी जी ने जो बढ़त बनाई वो अंत तक कायम रही। हालांकि ये भी कहा जाता है कि तब कांग्रेस और सपा दोनों नहीं मिलकर के अंतिम समय में डॉक्टर जोशी के समर्थन में अपना मतदान भी कराया था अपने लोगों का। आपको बतावें कि बसपा कहा जाता है कि बनारस में बसपा का वोट बैंक बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम बात करें शुरुआत से तो 1984 में कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी थी। पार्टी ने 1989 में यहां पहली बार गंगाराम ग्वाल को अपना उम्मीदवार बनाया था। उस चुनाव में बसपा को तीसरा स्थान हासिल हुआ था। गंगाराम ग्वाल को 32,574 मत मिले थे। 1991 में बसपा के काशीनाथ यादव 32,891 मत पाकर चौथे स्थान पर रहे थे। 5 साल बाद 1996 में हुए आम चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कुछ सुधरा। तब कमला राजभर 70,316 मत प्राप्त करके तीसरे स्थान पर आए थे, जबकि 1998 में पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर अवधेश सिंह, जो अब भाजपा के साथ हैं और पिंडरा विधानसभा से विधायक भी हैं, उन्हें 1,01,024 मत हासिल हुआ था और बावजूद इसके वो तीसरे स्थान पर ही रहे थे। हालांकि 1 साल बाद 1999 में हुए चुनाव में बसपा के बाबूलाल पटेल 75,059 मतों के साथ 5वें स्थान पर फिसल गए थे। 2004 में बसपा के अमीर चंद पटेल 59,518 मत हासिल करके चौथे स्थान पर थे। 2009 में पार्टी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था। तब बसपा के मुख्तार अंसारी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। 2014 की बात करें तो बसपा के विजय प्रकाश जायसवाल को 60,579 मत मिले, वे चौथे स्थान पर थे। भाजपा को 30.52 वो बसपा को 27.94% वोट मिले। 2009 में वाराणसी सीट पर बसपा का प्रदर्शन वो अब तक का ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है। सपा और कांग्रेस को उम्मीदवार तब 2009 में उनसे बहुत पीछे रह गए थे। इस चुनाव में मुख्तार अंसारी ने 27.94%, जबकि चुनाव जीतने वाले डॉक्टर जोशी को 30.52% मत मिले थे। सपा के अजय राय को 18.61%, कांग्रेस के राजेश मिश्रा को 9.98% और अपना दल के विजय प्रकाश को 9.90% मत मिले थे। इस प्रकार भाजपा के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने 2.58% मतों के अंतर से ये चुनाव जीता था। ये 2009 का और 1984 से में बसपा के गठन होने के बाद, अस्तित्व में आने के बाद 1989 से लेकर के 2009 तक का बसपा का वाराणसी संसदीय क्षेत्र का रिकॉर्ड रहा है। आज की तारीख में
अतहर जमाल लारी बसपा के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले मैदान में हैं। वो नरेंद्र मोदी जिनके बारे में इस बार बीजेपी की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है कि इस बार मोदी जी का जीत का अंतर 10 लाख के पार होना चाहिए। अब मौजूदा स्थिति में जो गणित बनती है, अभी तक ये माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की तरफ से 1-to-1 कैंडिडेट देने के बाद जो भी प्रत्याशी मैदान में आएगा उसे न केवल हिंदू बल्कि मुसलमानों का भी वोट भरपूर मिलेगा, खासतौर पर मुस्लिम वोट जरूर मिलेंगे। और ये खासतौर पर कांग्रेस ने जिस तरह से पूरे देश भर में अपना कैंपेन चलाया है और मुसलमानों के बीच में बहुत दिनों के बाद, अरसे बाद उनका विश्वास जीतने की कोशिश की है, ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस पहले से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन वहीं बसपा ने अतहर जमाल लारी को मैदान में उतारते हुए एक झटका जरूर इंडिया गठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस को दिया है, क्योंकि अतहर जमाल लारी एक ऐसा कैंडिडेचर भी है जिसमें न केवल मुसलमान बल्कि हिंदू मतों के बीच भी उनकी गहरी पैठ है। आपको यह भी बता दें कि गंगा अभियान के दौरान वो लगातार स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद, जो आज ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य भी हैं, उनके साथ जुड़े रहे। उस पीठ से लगातार उनका जुड़ाव रहा है, यहां तक कि पूर्व शंकराचार्य ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के साथ भी उनका निकट का संबंध रहा है, उनका आशीर्वाद बराबर मिलता रहा है। और वो यहां केदार घाट पर जो मठ है, विद्या मठ, उसमें वहां भी जाया करते रहे हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हिंदुओं के बीच भी लारी का जो संपर्क है, जो उनका संबंध है, वो किसी से कम नहीं है। और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय भी लगातार उस विद्या मठ के लोगों से, संतों से, स्वयंसेवियों से लगातार जुड़े रहते हैं। ये वही अजय राय हैं जिन्होंने जब 2015 में गोदोलिया पर जो घटना हुई थी गणेश प्रतिमा के विसर्जन को लेकर के, उस समय भी अजय राय और उनके समर्थक बड़ी संख्या में अवमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जुड़े हुए थे। और उस मामले में लगभग 7 महीने तक अजय राय को जेल काटनी पड़ी थी। और यही नहीं, वो बनारस से, यहां से उनको जिला बदर तक कर दिया गया था। आज की तारीख में हालत यह है कि उस पूरे प्रकरण में जिन 82 लोगों के ऊपर मुकदमा दायर हुआ था, उसमें से 81 लोगों से वो मुकदमा वापस ले लिया गया है और केवल अजय राय ही उस मुकदमे के आरोपी हैं अभी तक। हालांकि इसके लिए प्रयास जारी है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये कि जो समीकरण अजय राय का रहा है अभी तक, उस समीकरण में अच्छी खासी सेंधमारी अतहर जमाल लारी कर सकते हैं। ये एक बड़ा दांव बसपा सुप्रीमो मायावती ने चला है और इसका क्या परिणाम होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और अगर काशी की जनता की बात करें तो निश्चित तौर पर काशी की जनता के लिए, जहां एक तरफ एक बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में है, वहीं उनके विपक्ष में अब 2 चेहरे सामने हैं, एक अजय राय कांग्रेस से और दूसरा बसपा से अतहर जमाल लारी। ये लड़ाई
कितनी रोचक होगी। अब की बार जो बीजेपी का संकल्प है, जो उनका अभियान है वाराणसी में 10 लाख पार, उसको किस तरह से कौन कितना बचा पाएगा, इस अंतर को और कितना कम कर पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन एक चीज तो साफ है कि मायावती ने इंडिया गठबंधन को अपनी पहचान के मुताबिक एक करारा झटका जरूर दे दिया है। एक कांग्रेस की पेशानी पर, कांग्रेस नेतृत्व की पेशानी पर पल जरूर ला दिया है। अब आगे क्या होता है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, जून तक का इंतजार करना होगा। तब तक हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे, पल पल की खबरों के साथ आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आज आपसे विदा लेता हूं। हम पुनः मिलेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा वीडियो लगातार देखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहेंगे जितना भी हो सके। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।